इसके लिए हमारे पास जो है जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेकंड स्टेज एलोकेशन इज वेयर द सिस्टम एक्चुअली डिलीवर वैल्यूज. If the first stage is about collecting and organizing overhead costs into activity cost pool, the second stage is about assigning those costs of objects, products, services, or customer using activity drivers. So without this step, activity-based costing is incomplete and you have just grouped cost but haven't traced them for anything meaningful. So main purpose, the main purpose of second stage allocation is accurate cost tracing. If it is answer a very practical question, it answer a very practical question, who or what is actually consuming these activities. ठीक है. सेकंड स्टेज एलोकेशन जो है वो आपको एक्यूरेट कॉस्ट ट्रेसिंग को बताता है कि आपकी एक्चुअली कॉस्ट कहाँ पर एलोकेट हो रही है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन पर कॉस्ट आपकी लग रही है. तो इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग कॉस्ट आर्बिट्री, ये जो हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में करते हैं कि on the basis of direct hours, on the basis of direct labor hours, on the basis of machine hours we calculate the activity cost. तो यहाँ पर हम करते हैं, इस स्टेज में हम कॉस्ट ड्राइवर्स को लिंक करते हैं एक्टिविटी के साथ डायरेक्टली और प्रोड्यूस करते हैं बेस्ड ऑन द रियल एसेट यूजेज. दिस एलिमिनेट डिस्टॉर्शन and exposes the true economic of operations. So activity consume resources and product consume activities. Activities consume करते हैं resources को और product consume करती है activities को. So second stage allocation जो है वो एक final link है between activity and product के दरमियान. If you skip or oversimplifying this stage, your cost system become no better than traditional absorption costing. We just extra steps हमारे इसमें consider होंगे. The reason this matters is decision making. Manager rely on the product costing of pricing, profitability analysis, budget and strategy. If second stage allocation is inaccurate, so every decision built on the top of it becomes questionable. तो अगर ये गलत होगा तो इसके ऊपर जितनी भी, अगर ये गलत होगा तो इसके ऊपर जितनी भी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होगी वो क्या होगी, क्वेश्चनेबल होगी. ठीक है. सो मैनी कंपनीज अनलोंगली subsidize complex low volume product with simple high volume ones because they don't properly allocate activity cost. तो वो अक्सर का जो कंपनीज हैं वो कॉस्ट जो कैलकुलेशंस हैं उसको डिटरमिन नहीं कर सकती कि सिंपल प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करें या हाई वॉल्यूम की जो जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करें, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा करें. तो ये उनके लिए डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है. जिसमें फॉर एग्जांपल टीसीएस एक कंपनी है लॉजिस्टिक्स की, जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है. तो इसमें ये जो कंपनी है ये हैंडल करती है टू टाइप्स की डिलीवरीज को. एक स्टैंडर्ड डिलीवरी है उनकी, ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिलीवरी है और दूसरी जो डिलीवरी है वो एक्सप्रेस डिलीवरी है. ठीक है. तो जो कंपनी की डिलीवरी है वो उस कंपनी को आइडेंटिफाई करती है एक्टिविटी कॉस्ट पूल में, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग. ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसमें वो ऑर्डर बुक करते हैं और फिर उसके, तो इस पर टोटल इनका जो कॉस्ट लगी है वो $1,20,000 है. और इसकी जो एक्टिविटीज़ नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो उसकी एक्टिविटीज़ हैं. तो 1,20,000 पर जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एक ऑर्डर पर हुए हैं टोटल ऑर्डर्स पर वो 6,000 है. तो 1,20,000 पर 6,000 जब हम करेंगे तो हमारे पास एक्टिविटी रेट आएगा, हर एक्टिविटी पे $20 पर ऑर्डर लगे. तो हम जब $20 को मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डनरी वाले के साथ, जो 4,000 स्टैंडर्ड डिलीवरी है ऑर्डर वो 4,000 है, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आता है, $80,000. जबकि एक्सप्रेस डिलीवरी जो है वो स्पेशल वो 2,000 ऑर्डर्स हैं, तो उस पर हमारी जो कॉस्ट हम डिटरमिन कर रहे हैं वो 40,000 है. तो हमें पहले लग रहा था कि एक्सप्रेस डिलीवरी सीम्स लेस कॉस्टली बिकॉज ऑफ लोअर वॉल्यूम, कि इसका वॉल्यूम कम है तो इसकी कॉस्ट जो है वो कम है. बट दैट्स वर मैनी पीपल स्टॉप थिंकिंग एंड दैट्स अ मिस्टेक. इन रियलिटी एक्सप्रेस ऑर्डर जो है, ये जो एक्सप्रेस ऑर्डर है ऑफन रिक्वायर एडिशनल एक्टिविटीज़, उसमें मज़ीद एक्टिविटीज़ लगी, एक्टिविटीज़ जिसमें प्रायोरिटी हैंडलिंग, फास्ट रूटिंग, कस्टमर सपोर्ट, ये जो चीज़ें हैं ये एक्टिविटी मज़ीद इनकर हों. मीनिंग मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर शुड बी अप्लाइड. फिर
इजाफी इस पे कॉस्ट भी लगेगी जब इनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी. A proper second stage allocation would include those additional activities, revealing that express delivery are far more resource incentive than appear. जिस तरह वो लग रहे हैं उस पर ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट होंगे. तो सेकंड स्टेज एलोकेशन जो है हमें एक्सपोज करती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉस्ट को, और इट फोर्सेस मैनेजमेंट टू कन्फ्रंट with product or services that are truly profitable and which are quietly draining resources. तो सेकंड स्टेज एजुकेशन में अगर आप नहीं सही कैलकुलेट करें तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और जो कॉस्टिंग है वो मिसलीडिंग होगी. वी कैलकुलेट सेकंड स्टेज एजुकेशन टू असाइन एक्टिविटी कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल कंजम्पशन. जितनी वो कंज्यूम होगी, जितनी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, उसी की बेसिस पर eliminate cost distortion and support rational decisions. If done right, it highlight the inefficiencies and prevent cost subsidization. And if done poorly, अगर ये गलत तरीके से होगा, the entire activity based costing system become expensive illusion of accuracy. ठीक है ना. तो ये मतलब ये है कि अगर हम इसको सही तरह कैलकुलेट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को, तो और सेकंड स्टेज एलोकेशन को जिसमें हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करते हैं, अगर ये हम सही तरह करेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो हाई होगी. अगर हम इसको गलत कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो कम होगी. और हम in order to um, find out the activity based costing, so we have five general steps, main steps. And the step number one is to define activities, activity cost pool, and activity measures. After that, we will assign overhead cost to each activity cost pool, and then we are required to calculate the activity rates. In the fourth step, we assign overhead cost to cost objectives. And finally, we have to prepare a management report. तो इसमें हम ये 5 स्टेप्स हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला स्टेप जो है, हम एक्टिविटीज़ जो होती हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उनको डिफ़ाइन करते हैं, आइडेंटिफाई और रिकग्नाइज करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं. उन एक्टिविटीज़ को जो कि किसी प्रोडक्ट के डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं उसका कास्ट पूल बनाते हैं, एक बकेट बनाते हैं जिसमें वो तमाम एक्टिविटी जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके डिज़ाइन के लिए, उसकी उसकी मार्केट के लिए, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, वो तमाम एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम एक कॉस्ट पूल बनाते हैं. और फिर उस हर कॉस्ट पूल में जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, उससे एसोसिएटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम मेजर करने का तरीका भी फाइंड आउट करते हैं या मेजर करते हैं. ठीक है. वो हम बेसिक मेजर जो करते हैं एक्टिविटी कॉस्ट पूल की, उनको ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स करते हैं, और या हम माइलेज पे करते हैं. जो हमारे पास मेजरमेंट का मैकेनिज्म होता है हम उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं. जब हमें ये आइडेंटिफाई हो जाती हैं, हम उनको उस कॉस्ट पूल में आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मेजर करने का तरीक़ेकार भी वाज़ेह कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसको ओवरहेड कॉस्ट को, हम जो ओवरऑल हमारी एस्टिमेटेड होता है उसको हर एक्टिविटी कॉस्ट पूल के साथ उसको कैलकुलेट करें. जब वो हमें फाइंड आउट हो जाती है, हमें एक परसेंटेज में गिवन होती है और हम उस कॉस्ट पूल की जो अमाउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको असाइन कर देते हैं एक्टिविटी को उसके कॉस्ट पूल में. फिर हमने पढ़ा था इससे पहले, जो आज हमारा डिस्कशन है सेकंड स्टेज एलोकेशन में, तो इससे पहले हमने पढ़ा था एक्टिविटी रेट्स को. ठीक है. जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने किया था फर्स्ट स्टेज एलोकेशन. फिर फर्स्ट स्टेज एलोकेशन के बाद हमने सॉल्व की एक्टिविटी रेट्स को कैलकुलेट करना, और आज हम करेंगे असाइनिंग ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा कहलाता है सेकंड स्टेज एलोकेशंस. ठीक है. सेकंड स्टेज एलोकेशन में हम जितनी भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम उनका कॉस्ट डिटरमिन करते हैं, उनकी कॉस्ट को हम फाइंड आउट करते हैं. तो हम वन बाय वन इसको गो थ्रू करते हैं कि हमने सबसे पहले अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया, उनको आइडेंटिफाई किया. फिर उसके बाद जो है, हम आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये इंटरव्यू करके या पर्सनल जजमेंट से हम उसको ऑब्जर्व करके ये एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करते हैं. तो अब ये यहाँ पर एक्टिविटी कॉस्ट पूल में हमारे पास जो ग्लास बार ब्रास की एग्जांपल थी, तो उसमें कस्टमर ऑर्डर
ये एक्टिविटी कॉस्ट पूल था। कस्टमर ऑर्डर, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ऑर्डर साइज, कस्टमर रिलेशन एंड अदर्स। तो ये कॉस्ट पूल थे, ठीक है। और ये उनको मैयर करने का तरीका था, यानी कस्टमर ऑर्डर को मैयर कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ जो कस्टमर के ऑर्डर हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन को कैसे करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइंस के साथ। ऑर्डर साइज़ को कैसे डिटरमिन करेंगे, मशीन आवर्स के साथ, कि ऑर्डर अगर बड़ा है और उस पर ज़्यादा मशीन आवर्स लगेंगे, ऑर्डर छोटा है तो उस मशीन आवर्स कम लगेंगी। कस्टमर रिलेशनशिप को, नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर जो उनके साथ रिलेशनशिप करते हैं, तो ये उससे हम डिटरमिन करते हैं। तो इसकी हमने डिटेल हमने डिस्कस की हुई है। फिर इसके बाद हम जब ये कर लेते हैं तो हम अगला स्टेप करते हैं कि हम जो ओवरऑल हेड कॉस्ट हमें गिवन होती है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ईच एक्टिविटी कॉस्ट पूल के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है, और इस कॉस्ट इंफॉर्मेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द परसेंटेज के साथ, ठीक है। वो परसेंटेज जो हमें गिवन होगी एक्टिविटीज़ की, एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स की, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ। तो यहाँ पर 25% है, 40% है, 20% है, 10% है, 5%, इन सबको अकोमुलेट करें तो इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर की जो एक्टिविटीज़ बनती हैं इस कॉस्ट पूल में, वो हमारे पास 100 बनती है। इसी तरह फैक्ट्री इक्विपमेंट की, तो ये हमने कैलकुलेट किया था विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन फिगर्स, जो हमें कॉस्ट हमें गिवन थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास ये आंसर आए थे जो हमने एलोकेशन की थी, कॉस्ट एलोकेशन की थी। अगला स्टेप हमने कैलकुलेट किया था एक्टिविटी रेट। ये वाला जो था ये हमारा कहलाता था फर्स्ट स्टेज एलोकेशन, इसको हम फर्स्ट स्टेज एलोकेशन कहते थे। अगला स्टेज हमने कैलकुलेट किया था एक्टिविटी रेट्स को। एक्टिविटी रेट्स के लिए हमें गिवन थी टोटल कॉस्ट जो ऊपर हमने कैलकुलेट की थी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ डिवाइड करें तो एक्टिविटी रेट आता है। तो बड़ा सिंपल सा था कि कॉस्ट पूल की ये इन्फॉर्मेशन हमें दोनों गिवन थी, बस जस्ट हमने इनको डिवाइड डिवाइड करना था। ए टोटल कॉस्ट को पे बी डिवाइड करनी थी जो कि टोटल एक्टिविटीज़ है नंबर, तो हमें ये एक्टिविटी रेट फाइंड आउट होना था। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेज जो है वो हमारा सेकंड स्टेज एलोकेशन कहलाता है। ये वाला हमने कर लिया। अब ये एक स्टेज हमारे पास हमने कैलकुलेट करना है जिसमें हमने कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रोडक्ट, कस्टमर ऑर्डर और कस्टमर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारी सेकंड स्टेज एलोकेशन कहलाती है। तो सेकंड स्टेज एलोकेशन में हमें सिंपली जो ऊपर एक्टिविटी रेट हमने फाइंड आउट की थी, उन्हीं एक्टिविटी रेट को एक्टिविटी के साथ जो हमारी असाइंड एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक्टिविटी का जो कॉस्ट है वो आ जाती है। तो इसमें इसमें और उसमें क्या फ़र्क था कि हम जो एक्टिविटी रेट है उसको नंबर ऑफ़ एक्टिविटी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या गिवन है। तो ये हम एक्सरसाइज नंबर 4 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 में हमारे पास गिवन है कि ये एक कंपनी है जिसने क्लम्पर कॉरपोरेशन इज़ डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, ये गुड्स बनाती हैं। और द कंपनीज एक्टिविटी, जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो बेस्ड ऑन कॉस्टिंग सिस्टम कंटेनिंग द फॉलोइंग 6 एक्टिविटी कॉस्ट पुट। तो ये इसमें 6 हैं। पहला नंबर पे सपोर्टिंग डायरेक्ट लेबर है, दूसरे नंबर पे मशीन प्रोसेसिंग है, तीसरे नंबर पे मशीन सेटअप है, चौथे नंबर पे प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं, पांचवें नंबर पे शिपमेंट्स हैं और छठे नंबर पर प्रोडक्ट सस्टेनिंग है। ये हमारे पास 6 एक्टिविटीज़ उसने कहा यहाँ पर गिवन है। इन एक्टिविटीज़ के साथ इनके रेट्स भी गिवन है और इनके मेजरमेंट का भी बताया है। यानी सपोर्टिंग डायरेक्ट लेबर की जो रेट है वो $6 है, और इसको मेजर करने का जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ पर डायरेक्ट लेबर आर है। इसी तरह मशीन प्रोसेसिंग का जो है $4 है, ऑन मशीन आवर्स के ऊपर है। मशीन सेटअप का जो है वो पर सेटअप है $50। तो ये हमें गिवन है। इसके बाद जो हमें चीज़ गिवन है वो नीचे है एक्टिविटी डेटा, कि वो एक्टिविटी डेटा भी हमें गिवन है जिसमें से हमने ये नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हमें गिवन है, ठीक, कि हमने कितनी एक्टिविटी यानी डायरेक्ट लेबर, तो हमें ये कहा सपोर्टिंग डायरेक्ट लेबर। तो सपोर्टिंग डायरेक्ट लेबर जो 6 है वो हमारी डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी तरह मशीन सेटअप जो है वो 50 है,
तो वो हमारा मशीन आवर्स के साथ 100 के साथ अप्लाई होगा। तो ये पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर 6 से लेकर जो 80 तक हैं, ये 6 इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर इंसानों के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर इंसानों के साथ मल्टीप्लाई होगी। इस तरह हमें दोनों प्रोडक्ट की जो ओवरहेड कॉस्ट है वो हम कैलकुलेट करेंगे एबीसी कॉस्टिंग की मदद के ज़रिए। ठीक है? तो ये हमने इन्हीं डेटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके साथ दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ जाएगी दोनों प्रोडक्ट की। फिर हम देखेंगे कि किस प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें ज़्यादा शो हो रही है। तो अब हम जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो कैलकुलेशन की तरफ हमें सबसे पहले जो हमारी नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, वो सपोर्टिंग डायरेक्ट लेबर्स है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सपोर्टिंग डायरेक्ट लेबर्स। फिर उसके बाद हमारे पास गिवन है मशीन प्रोसेसिंग। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। पहले नंबर पे लिखा मैंने सपोर्टिंग डायरेक्ट लेबर्स, फिर दूसरे नंबर पे लिखा मशीन सपोर्टिंग। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मशीन प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग। और फिर नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो मशीन सेटअप है। तो मशीन सेटअप, फिर हमारे पास गिवन है नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास गिवन है प्रोडक्ट ऑर्डर्स, प्रोडक्शन ऑर्डर्स। यानी आपने एज इट इज़ उतार लेना है, उसी तरह दोबारा लिख लेना है जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास शिपमेंट्स हैं, तो हमने शिपमेंट्स लिख दी, शिपमेंट्स आ गई। और फाइनली 6 नंबर पे है प्रोडक्ट सस्टेनिंग। तो हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट सस्टेनिंग। ठीक है? ये हमने 6 जो एक्टिविटीज़ थी वो इस प्रोडक्ट की, जो हमारी प्रोडक्ट नंबर K45 थी, ये हमें गिवन थी। इस प्रोडक्ट की हमने इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख दी। तो अब आप देखें कि ये इस प्रोडक्ट की K425 की हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी। ठीक है? ये हमारे पास इस प्रोडक्ट की है। अब इसमें हमारे पास जो गिवन है वो हैं एक्टिविटी रेट्स, और हमारे पास एक्टिविटीज़ भी गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्टिविटी रेट्स, ये हमें गिवन है। इसका रेट कितना गिवन है, वन बाय वन देख लेते हैं। एक्टिविटी रेट हमें डायरेक्ट लेबर आवर के हवाले से हमें गिवन है, सॉरी ये एक्टिविटी रेट्स ही हैं। एक्टिविटी रेट्स हमें गिवन है सपोर्टिंग डायरेक्ट लेबर के हवाले से, पर डायरेक्ट लेबर आर वो $6 है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉलर में 6, और पर, बल्कि इसके साथ मैं मेंशन नहीं करता, खैर है, ये इसी तरह लिख लें $6 है। वी नोट कि ये डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पर है। ठीक है? वी कंसीडर, इधर हम मेंशन कर भी सकते हैं, अगर मैं इसमें मेंशन करना चाहूँ तो यहाँ पर मेंशन कर भी सकते हैं, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं पर डायरेक्ट लेबर आर। ठीक है? ये इसकी जो है मेजरमेंट है, ये इसकी मेजरमेंट है। तो हम इसमें मेंशन भी कर सकते हैं। अगर हम मेंशन नहीं करते, डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ये $6 है, तो फिर भी हमारा ये आंसर गलत नहीं होगा, ये ठीक होगा। तो ये हमारे पास 6 डायरेक्ट पेपर आर पे है। ये मैंने इस वजह से यहाँ पर 6 के साथ नहीं लिखा, क्योंकि मैंने फार्मूला अप्लाई करना है। फिर फार्मूले में ये चीज़ खलीफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो दूसरी नहीं आती। इसी तरह हमने मशीन प्रोसेसिंग जो है वो हमें गिवन है $4। ठीक है? फिर हमें गिवन है मशीन सेटअप $50, $50, 50 लिख दिया। फिर उसके बाद हमें गिवन है $90। ठीक है? ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। मैं जो हूँ उससे बुक से देख के बता रहा हूँ, तो इस वजह से आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी भी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसकी जो आसानी से हम कर सकें। तो इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप करके, ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें और सॉल्व कर सकें, तो ये मैं यहाँ पर क्रॉप कर देता हूँ। अब हमारे लिए बार बार हमें वहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से ही देख लेते हैं। ठीक है? ये हमारे
पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो इंफॉर्मेशन में हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये हमारे पास 50 मशीन प्रोडक्शन पे है। फिर इसी तरह शिपमेंट के लिए हमें गिवन है $14, तो ये हमारे पास गिवन है $14 पर शिपमेंट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ $14। फिर इसी तरह हमारे गिवन है $840 में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं $840। और इसके साथ इनकी जो मेजरमेंट के तरीके हैं वो भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ पर मशीन आवर्स। ठीक है, ये मशीन आवर्स हो गए। यहाँ पर लिख लेता हूँ पर सेटअप। यहाँ पे लिख देता हूँ पर ऑर्डर। अगर ना लिखें तो कोई फर्क नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें डायरेक्ट भी हम सॉल्व करें। पर शिपमेंट, और इसके अलावा पर शिपमेंट के अलावा जो है ये हमने इसकी मेजरमेंट की भी लिख लिया, और पर प्रोडक्ट ये हमने सारे लिख लिए। अब हम आगे जाते हैं, हमें इसके साथ A45 की जो वैल्यूज़ गए, अब नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस पर ईयर, तो ये 200 है। तो यहाँ पर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें लेबर की इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट लेबर आवर्स। लेबर आवर यहाँ पर सबसे पहले जिक्र लेबर आवर्स का है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हम इसके साथ लिख भी सकते हैं एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ या एक्टिविटीज़। ठीक है, इधर ऊपर गिवन है टोटल एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़, तो हम ये लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़, एक्सपेक्टेड एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड एक्टिविटी क्या है, इसकी $80 है, $80 है, यहाँ पर 100 है। इसी तरह मैं लिख लेता हूँ 1 1 1 1 1। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड एक्टिविटी है। तो हमने सिंपली अगला स्टेप क्या करना है कि इसको हमने यहाँ पर जो लिख लिया है इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आएगी एक्टिविटी कॉस्ट, एक्टिविटी कॉस्ट आएगी। तो एक्टिविटी कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट। सही, तो समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको बताने के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कह देता हूँ कि ये जो है ये ए है। इसको अब पर जो हमारे पास एक्टिविटी रेट्स ए थे और एक्टिविटी एक्सपेक्टेड ये बी थी, तो हमारे पास यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो हमारे पास ये ए मल्टीप्लाई बाय बी हो गया। हम इसको ए मल्टीप्लाई बाय बी कर देते हैं, तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गई है एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिविटी कॉस्टिंग आ गई। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रोडक्ट की हमने एक्टिविटी कॉस्टिंग कैलकुलेट कर दी है। तो ये इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए इसके साथ वो लिख लिया। अब यही प्रोसीजर हम प्रोडक्ट बी के लिए भी करेंगे। तो प्रोडक्ट बी के लिए हम किस तरह करेंगे, अब वो ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हम दोबारा इसको लिखने के बजाय हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इधर हम लिख लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, ये हमें दोबारा रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, हम एक जगह पर भी लिख सकते हैं, हमें वही दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम समझने के लिए अपनी ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसको दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, इसको एक्टिविटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास बस ऑलरेडी गिवन है, हमने इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब हमने बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है जिस तरह वहाँ पर किया। सबसे पहले हमने ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी वहाँ पर लिख लेनी है, क्योंकि ये एक्टिविटी रेट्स दोनों के लिए सिमिलर है। तो हम यहाँ पर भी इसको एज इट इज़ कॉपी करके दोबारा लिख लेने हैं। जबकि हमारे पास जो दूसरी के एम, ये वाला जो M67 है, ये हमारे पास डिफरेंट है। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर 500 है, 500 एक्टिविटी है। फिर हमारे पास 1500 है, फिर हमारे पास 4 है, फिर 4 है,
पास इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर M67 जो प्रोडक्ट है इसकी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम इस इंफॉर्मेशन को इसके साथ जो हमारे पास गिवन है एक्टिविटी रेट्स हैं उनके साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो ये हमने दोनों को कैलकुलेट कर लिया जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, तो इसमें हम अब देखें कि हमने दोनों के लिए कैलकुलेट किया। एक हमारे पास गिवन है येलो कलर में, दूसरा हमारे पास गिवन है ग्रीन कलर में, और इसमें हमने फाइंड आउट कर ली है एक्टिविटी कॉस्ट दोनों की। प्रोसीजर दोनों का सिमिलर था, एक जैसा था, कोई डिफरेंस नहीं था। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया ए को बी के साथ, और इसमें फाइनली हमने जो सिलेक्ट किया वो हमने इसका सम फाइंड आउट कर लिया कि ये कितनी है। इसकी कॉस्ट बनती है 10,540 रुपये कॉस्ट बनती है, जबकि डॉलर्स में, और जबकि ये हमारे पास बनती है 1874 यानी 1874। तो हमारे पास इस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है एक्टिविटी के हवाले से ज़्यादा बनती है, कम बनती है, और दूसरी जो प्रोडक्ट है उसमें एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ज़्यादा थी तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हुई। तो ये हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की सेकंड एलोकेशन हमने क्वेश्चन किया। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, हम 9 की तरफ भी देख लेते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम देख लेते हैं। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेकंड स्टेप एलोकेशन है, जिसमें हमारे पास एक्टिविटी रेट गिवन है, मेजर गिवन है, और ये कह रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ये ऑर्डर साइज, कस्टमर ऑर्डर, प्रोडक्ट जो टेस्टिंग है, और ये चार चीज़ें हैं, इनकी हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में। इनकी एक्टिविटी रेट्स भी गिवन है और इनकी एक्टिविटीज़ भी गिवन है। तो ये ऑर्डर रिक्वायर्ड $200, तो $200 हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है एक्टिविटी। दूसरी ऑर्डर कस्टमर ऑर्डर वो 1 होगा, एक कस्टमर है, एक ही ऑर्डर कर रहे तो वो 1 ऑर्डर कंसिडर होगा। इसी तरह प्रोडक्ट टेस्टिंग जो है, इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट टेस्टिंग है वो 4 टाइम है, 4 आवर्स की प्रोडक्ट टेस्टिंग है, तो प्रोडक्ट टेस्टिंग भी हमें गिवन है। ये प्रोडक्ट टेस्टिंग जो है, नंबर ऑफ टेस्टिंग, तो ये टेस्टिंग आवर तो 4 आवर इन्होंने दिए। ये थर्ड एक्टिविटी है, और 4 जो है सेल्स कॉल, वो 2 कॉल्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्रिप्टिव गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन हमें एक्टिविटीज़ में गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस्ट फाइंड आउट होगी। फिर हमने एक और क्वेश्चन इसमें लिखा डू इट योरसेल्फ में 11 वाला, तो 11 में चले जाते हैं, 10 के बाद आएगा 11। तो 11 में हमारे पास है ये वाला सेकंड स्टेज एलोकेशन। तो इसमें भी हमारे पास एक्टिविटी गिवन है, और वही जो ऊपर 9 वाला था कि यहाँ पर एक्टिविटी के साथ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटी रेट है और ये एक्टिविटीज़ हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये 12 है, 13 भी ये इसी तरह ही है। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, हब्स एंड स्पॉकेट्स हैं। इन एक्टिविटीज़ का हमने कैलकुलेट करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, इनकी हमें एक्टिविटी रेट भी गिवन है और हमें इनकी जो है कॉस्ट भी गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें ये क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिविटी भी गिवन है और उनकी जो कॉस्ट भी गिवन है, दोनों हमें गिवन है। यहाँ पर ये बता भी रहे कि एक्टिविटी मेजर बता रहे कि मशीन सेटअप्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ सेटअप्स हैं, तो नंबर ऑफ़ सेटअप्स इसमें यहाँ पर गिवन दी गई हैं। तो हमने ये 4 क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट में दिए हैं, ये आपने करने हैं सेकंड स्टेज एलोकेशन के क्वेश्चन में। सेकंड स्टेज एलोकेशन में ये एक मैंने करा दिया, दूसरा समझा दिया, बाकी 3 आपने खुद करने हैं और एज़ असाइनमेंट हमें सबमिट करनी है। ठीक है? तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो होगा अ, उसका नाम है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये इसमें हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो मैनेजमेंट रिपोर्ट का।